नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एलडीसी कोटा की स्टेशन मास्टर की भर्ती आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे के अंदर ये एलडीसी जो भर्ती आती है उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जो पॉइंट्समैन हैं, स्पेशली लेवल 1 में जो काम करते हैं, डायरेक्टली दोस्तों वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे के बहुत सारे अपडेट्स और जो नोटिस आते हैं वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस है एलडीसी भर्ती का। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं एलडीसी की भर्ती क्या होती है। एलडीसी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। दोस्तों, रेलवे के अंदर डिपार्टमेंट एग्जाम बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है जीडीसीई जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक होता है एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जब आप किसी छोटे पद पर कार्य कर रहे हैं तो रेलवे आपको ऑप्शन देता है कि आप विभागीय परीक्षा देकर, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर उच्च पदों पर जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जीडीसी जो एग्जाम होती है, जीडीसी में क्या होता है कि जिस भी पद के लिए भर्ती निकली है, अगर आपने रेलवे ज्वाइन ही किया है नया नया, तो भी दोस्तों आप जीडीसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जीडीसी में क्या होता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के हों तो भी दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती है, असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल में आता है। तो अगर उसकी भर्ती आती है तो अगर आप एक ट्रैक मेंटेनर हो इंजीनियर डिपार्टमेंट के तो भी आप दे सकते हो। अगर आप हेल्पर एसएनटी में हो तो भी आप दे सकते हो। आप एक पॉइंट्समैन हैं तो भी आप दे सकते हो, बशर्ते आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी कि जीडीसी के अंदर मिनिमम सर्विस पीरियड की जरूरत नहीं होती है, बस आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके विपरीत एक दोस्तों होता है एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है कि सीमित डिपार्टमेंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट पे आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर जाने के लिए आपको दोस्तों रेलवे मौका देती है कि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर जो है उच्च पदों पर जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रैक मेंटेनर के पद पर कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी एक एलडीसी कोटा से वैकेंसी आती है। एलडीसी जेई की 20% कोटा। तो अगर आपके पास जेई का क्वालिफिकेशन है तो आप जेई बन सकते हैं 4200 पे ग्रेड में। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें एलडीसी कोटा की, हम जो है परिचालन या वाणिज्यिक डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेटिंग में, तो यहाँ पर बहुत सारी भर्ती आती हैं, जिसमें आपकी सीसीटीसी भी आती है, स्टेशन मास्टर भी आता है, गार्ड भी आता है। तो ये वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ पर एक भर्ती आई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों आई है स्टेशन मास्टर की, और 15% एलडीसी कोटा है, यानी कि जितनी भी रेलवे के पास सीटें वैकेंट होती हैं उनका रेलवे बोर्ड है अलग अलग कोटा डिसाइड करता है। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अलग कोटा होता है, जीडीसी का अलग कोटा होता है, फिर प्रमोशन कोटा होता है, फिर एलडीसी कोटा होता है। तो इसी प्रकार से ये एलडीसी कोटा से आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जीडीसी जो भर्ती आती है, जीडीसी वो दोस्तों आती है एक जोन के हिसाब से, यानी कि एक आरआरसी में जितनी भर्तियां हैं, एक जोन में जितनी भर्तियां हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित रूप से निकाला जाता है। लेकिन जो एलडीसी आती है, एलडीसी आती है डिवीजन के हिसाब से, यानी कि एक जोन के अंदर 4-5 डिवीजन हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आरआरसी जयपुर की, तो आरआरसी जयपुर के पास 4 डिवीजन हैं। तो 4 डिवीजन है, एक है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है बीकानेर, ठीक है, और एक आपके जो है अजमेर, यानी कि 4 डिवीजन है। तो अगर एलडीसी की भर्ती आएगी ना तो ये डिवीजन अपने अपने हिसाब से निकालेंगे, लेकिन जीडीसी की भर्ती आएगी तो चारों डिवीजन कॉमन रूप से आरआरसी के द्वारा भर्ती निकालेंगे। ये दोनों में एक डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये 15% एलडीसी कोटा की आई है प्रमोशन रिगार्डिंग वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, लेवल 6 की वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, सामान्य की 94 होती है, एससी की 17 है, एसटी की 9 है, और टोटल 120 वैकेंसी होती है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एलडीसी कोटा हो या डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उसके अंदर दोस्तों ओबीसी जो होता है, ओबीसी को कोई रिजर्व नहीं मिलता है, कोई रिजर्व सीट नहीं होती है, उन्हें जनरल ही काउंट किया जाता है। यानी कि आप यूआर की जो वैकेंसी है उनके ही थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन फॉर्म फिल कर सकता है, यानी कि जो स्टेशन मास्टर की भर्ती निकली है इसमें कौन आवेदन कर सकता है?
तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है परिचालन और वाणिज्य विभाग। परिचालन में क्या आता है, परिचालन को बोलते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन आते हैं। ऑपरेटिंग में आपके आते हैं सबसे छोटे लेवल पे होते हैं वो होते हैं पॉइंट्समैन, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़े लेवल ऊपर जाएंगे तो आपका सीनियर पॉइंट्समैन हो जाएगा, टीएनसी स्टाफ हो जाएगा, ठीक है, टीएनसी स्टाफ ट्रेन क्लर्क हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और थोड़े ऊंचे पद पर तो यहाँ पर शंटिंग जमादार हो गए, वो इसके अंदर आ जाएंगे, हालांकि उनके पद बहुत कम होते हैं। शंटिंग जमादार हो गए। फिर हम बात करें गार्ड, तो गार्ड भी इसके अंदर शामिल है। तो ये तो आ गए दोस्तों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के। फिर हम बात करें वाणिज्यिक कमर्शियल के अंदर, तो कमर्शियल के अंदर सीसीटीसी जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीनियर सीसीटीसी है वो लेवल के हिसाब से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि लेवल 1 और लेवल 5 के कर्मचारी हैं। लेवल 1 यानी कि 1800 और लेवल 5 यानी कि 2800, 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800 पे ग्रेड वाले जो भी कर्मचारी हैं वो दोस्तों में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन किसके, ध्यान रखना, केवल ऑपरेटिंग के और आपके कमर्शियल के। तो इसमें आप एक तरह से देखेंगे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो किसको होगा, वो होगा आपके पॉइंट्समैन को, क्योंकि पॉइंट्समैन सबसे 1800 पे ग्रेड में होता है। इसलिए अगर वो 1800 से 4200 में जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 120 वैकेंसी है। तो ऑपरेटिंग और कमर्शियल के जो भी कर्मचारी हैं लेवल 1 से 5 वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है मिनिस्ट्रियल जो कैटेगरी को छोड़कर, तो मिनिस्ट्रियल का मतलब इसमें जो क्लर्क वाले आता है ना, जूनियर क्लर्क हुआ, सीनियर क्लर्क हुआ, वो दोस्तों इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और वर्तमान में लेवल 6 से नीचे काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा अधिसूचना जब भी जारी होती है, यानी कि इसका नोटिस जब भी जारी होता है, तो सामान्य वर्ग का जो कर्मचारी है उसकी जो हायर एज है वो 45 ईयर हो सकती है और SC ST वाले की हायर एज है 50 साल यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है, क्योंकि ओपन में वैकेंसी आती है उसका भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो अगर आपके पास A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है कि ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट में लेवल 1 में जो कर्मचारी हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। और 5 साल की नियमित सेवा होनी चाहिए, यानी कि 5 साल की अगर आपके पास सर्विस है, तो अगर आप 1800 पे ग्रेड में काम कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है एलडीसी में। तो यहाँ पर बता रखा है कि अब जो है यहाँ पर ये रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन आप देख सकते हैं, आरबी संख्या 5/2024, उसकी गाइडलाइन के अनुसार अब जो पेपर आने वाला है वो 100% क्या आएगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आएंगे। जैसे ओपन कोटा की जो भर्ती आती है उसमें प्रश्न पूछ जाते हैं, तो MCQ फॉर्मेट में, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको क्लिक करना पड़ता है। तो अब जो है MCQ फॉर्मेट में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। OMR सीट या CBT, देखिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। तो अभी आप CBT भी दे सकते हैं और OMR पे भी दे सकते हैं। और इसमें टोटल 10% जो सिलेबस रहेगा वो राजभाषा का होगा और वो वैकल्पिक होगा, यानी कि ऑप्शनल होगा। इसके अलावा यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी रिटर्न एग्जाम है वो दोस्तों 2 घंटे की यहाँ पर होने वाली है। 2 घंटे की आपकी रिटर्न एग्जाम होगी। OMR सीट पर अगर आपकी एग्जाम होती है तो बता रखा है कि OMR सीट पर कटिंग करना, ओवर राइटिंग करना या एक से अधिक उत्तर अगर हम चिन्ह कर लिए, यानी कि एक प्रश्न के एक से ज़्यादा आंसर दे दिए या उनको रिमूव किया, वाइटनर लगाया या किसी प्रकार का कोई करेक्शन किया या फेरबदल किया, तो उस प्रश्न को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अगर आपने ओवर राइटिंग करी है या कोई करेक्शन किया है तो उस प्रश्न का आपको 0 नंबर मिलेगा और उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस उपयुक्त चयन परीक्षा के लिए कोई पूरक परीक्षा नहीं होगी, यानी अगर आपने एक बार प्रेजेंट नहीं हुए तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है कि यह एक सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है, यानी कि आपका जो स्टेशन मास्टर है सेफ्टी कैटेगरी में आता है। इसलिए यहाँ पर बता रखा है कि सेफ्टी कैटेगरी में होने के कारण जो आपके SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनको उत्तीर्ण होने के लिए अंकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपके हों, जैसे कई बार ओपन में लगा देते हैं कि भाई 30% SC ST के लिए, 35 OBC के लिए, 40% UR के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बनेगी वो दोस्तों आपको पार करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई छूट नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है। आगे यहाँ पर बता रखा है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात कर्मचारियों का अधिरोपण व उनके अभिरुचन परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों साइको टेस्ट यहाँ पर होने वाला है इसके बाद में। और यहाँ पर बता रखा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक
और मनोवैज्ञानिक परीक्षण और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि एक तो आप पेपर देंगे वो, इसके अलावा आपका जो साइको टेस्ट होगा वो, इसके अलावा आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो, तीनों मिलाकर दोस्तों आपका जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट ये टोटल यहाँ पर बनाया जाएगा। पैनल में चयनित कर्मचारियों को स्टेशन मास्टर पद के लिए निर्धारित टीपीटीआई कोर्स प्रशिक्षण कोर्स में अनिवार्य करना। यानी कि जो आपका टीपीटीआई कोर्स है, इसका मतलब है कि जो आपका ट्रेनिंग होता है ना इनिशियली या प्राइमरी जिसको आप बोलेंगे, ट्रेनिंग प्राइमरी या फिर ट्रेनिंग इनिशियल जो कोर्स है वो दोस्तों आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि सेफ्टी कैटेगरी की बहुत सारी पोस्ट है जिनमें ट्रेनिंग जरूरी है और उनमें स्टेशन मास्टर भी है। तो स्टेशन मास्टर जब आप बन जाओगे तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी, कंप्लीट पास नहीं हुई है तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रशिक्षण में असफल होने पर उन्हें मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा। यानी अगर आपने ट्रेनिंग पास नहीं करी तो जिस पोस्ट से आप आए हो उसी पोस्ट पे आपको वापस भेज देंगे। आगे बता रखा है कि परिचालन व वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारी लेवल 1 में जो काम करते हैं उनकी 5 साल की सर्विस जो है अधिसूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। यानी कि जो नोटिस निकला है वहाँ तक आपकी 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए पहले ही। आगे बता रखा है कि अगर कोई कर्मचारी SC ST का है, ठीक है, और वो अगर इस भर्ती में अप्लाई करना चाहता है तो एक इन्होंने बना रखा है दोस्तों, एक सिस्टम बना रखा है कि SC ST वालों को यहाँ पर एक प्रकार से कोचिंग यहाँ पर दी जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है जो कि 3 से 4 सप्ताह की होती है। तो वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर उनके लिए जो भी कर्मचारी जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे बता रखा है कि जो भी कर्मचारी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो दोस्तों 18 अप्रैल 2024 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं यानी कि जो आपके इंचार्ज हैं TI हैं वो आपके फॉर्म को जो है 22/4/2024 तक ऑफिस में जमा करवाने होंगे। ठीक है, और 25/4/2024 तक आपका जो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी या सीनियर DPO उनके पास यहाँ पर जाने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और हैं दोस्तों, उनको हम देख लेते हैं कि आवेदन जब आप करेंगे तो उस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब चीज़ें आपको जो है अटैच करनी पड़ेगी। और अगर आपने सीधे आवेदन कर दिया यानी कि आपने आपके इंचार्ज से फॉरवर्ड नहीं करवाया, डायरेक्ट आप डिवीज़न में लेके चले गए तो दोस्तों आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे बता रखा है यदि आपके नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी प्रतिनिधि अस्थायी आधार पर स्थानांतरण आदि पर हैं तो इसे भी इस सूचना में लिखा जाना चाहिए। यानी कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं और आपका हो सकता है कि ट्रांसफ़र वगैरह में चल रहा है, प्रोसेस है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक डिवीज़न छोड़ के दूसरे डिवीज़न में चले जाएंगे और उस समय अगर आपकी LDC एग्ज़ाम होल्ड होगी तो आप दोस्तों नहीं दे सकते, उस समय LDC एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ही बताना पड़ेगा अगर आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह का कोई चल रहा है तो। आगे बता रखा है कि अगर कोई कर्मचारी सिक या छुट्टी पर चल रहा है तो इसकी भी दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी पे चल रहा है या सिक पे चल रहा है तो उसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी। इस अधिसूचना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाए, यानी कि ये सूचना है इसको आप अधिक से अधिक जो कर्मचारी हैं वहाँ तक पहुँचाएं ताकि वो फॉर्म भर सकें। और देखिए ये काम हम YouTube के माध्यम से भी कर रहे हैं। आगे बता रखा है कि उपरोक्त पद पर चयनित होने वाले रनिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण ये आपके रेलवे बोर्ड का लेटर रिसीव किया जाएगा। यानी कि कोई रनिंग कर्मचारी है यानी कि लोको पायलट है या आपका गार्ड है, अगर वो इसमें फॉर्म भरता है तो उनका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वेतन निर्धारण होता है, मतलब उनका जो पे फिक्सेशन होता है वो दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर उसके आधार पर किया जाएगा। और बता रखा है कि ये इस प्रकार से ये डेट है मेंशन, इसको आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है। और नीचे दोस्तों बता रखा है कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आपको भरना है। भरने में कुछ नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोटो लगानी है और आपका जो भी वरिष्ठ अधीनस्थ है, ठीक है, आपका इंचार्ज उस साइन उससे उसको सत्यापित करवाना है। इसमें कुछ नहीं, आपका बेसिक डिटेल आपको भरनी है, ठीक है, और इसको भेज देना आपके इंचार्ज के पास, आपका इंचार्ज आगे भेज देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ था LDC एग्जाम के बारे में। एक अच्छा मौका है, जो यहाँ पर छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं वो स्टेशन मास्टर लेवल 6 में जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है आपको सटीक जानकारी देने का। बाकी अगर आपको किस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।